नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर, सीमावर्ती सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। नीरज कुमार बबलू का विपक्ष पर निशाना। सुधाकर सिंह के गंभीर आरोप, बिल गेट्स फाउंडेशन पर एचबीवी ट्रायल को लेकर सवाल, नीतीश कुमार से जवाब की मांग। आशीष शेलार का बयान, एयरपोर्ट पर नमाज पर संतुलित रोक, बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष से सहयोग की अपील। सूरत के वेसू में सामूहिक आत्महत्या, दंपति और बेटी की मौत, सुसाइड नोट में उगाही का आरोप, वेसू पुलिस ने जांच की शुरू। रोहित पवार बोले, शरद पवार को दोबारा राज्यसभा भेजने की इच्छा, उद्धव ठाकरे गुट का भी समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। उनके दौरे को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अमित शाह के दिल में बिहार बसता है, इसलिए वे लगातार राज्य का दौरा करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वे जिले और बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए राज्य में कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदमों पर भी चर्चा करेंगे। विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बबलू ने कहा कि जब जब अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, तब तब विपक्ष को तकलीफ होती है। ये माननीय गृह मंत्री जी बिहार दौरे पे हैं और बिहार के बॉर्डर के इलाके में जो नेपाल का ओपन बॉर्डर है उस इलाके में जाएंगे, जिले के सुरक्षा व्यवस्था को भी देंगे, बॉर्डर के सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। कई कार्यक्रम में उनका हिस्सेदारी भाग लेंगे वो, और बिहार का सुरक्षा व्यवस्था और कैसे मजबूत हो, बॉर्डर कैसे मजबूत हो, इस पर काम होगा। लेकिन आरजेडी वाले सवाल उठा रहे हैं कि अरे आरजेडी वाले के तो पेट में पानी खोलने लगता है जब जब अमित शाह जी आते हैं। चुनाव से पहले वही हाल था और चुनाव के बाद भी वही हाल है। जब जब अमित शाह जी आते हैं, इन लोगों के छाती पर रोलर चढ़ने लगता है आरजेडी वाले आपके घटक दल करें शराबबंदी कानून की समीक्षा हो। अरे समीक्षा हो, बहुत दिन हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। बिहार में दफेदार चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि दफेदार चौकीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने अपनी मांग रखेगा और उनसे न्याय की मांग करेगा। दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने स्पष्ट किया कि लाठीचार्ज की घटना की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये जांच का विषय है। चौकीदार दफादार को जो मामला है पूर्व से ही चला रहा है। 14 में ही सरकार ने सहमति दी थी कि पुराने ही आधार पर उनके पूर्वजों के नौकरी होगी, और आंदोलनकारी पर जिस तरह से लाठी बरसाया गया बिल्कुल गलत है। दोषी अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने सदन में उठाया उसके बाद उनके नेता जो है ट्वीट करते हैं। नहीं, आरजेडी वाले बयानवीर हो गए हैं। वो बयानवीर हैं, बयानबाजी करते हैं सिर्फ। कितने बार चौकीदार दफादार के मामलों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, कितने बार सड़क पर उतरकर आंदोलन किया उन्होंने, कितने बार जाके मुख्यमंत्री जी से मिला, कितने बार गृह मंत्री जी से मिला। वो गुजरात के सूरत के वेसू इलाके में स्थित हैप्पी एलिगेंस बिल्डिंग में सामूहिक आत्महत्या की दिल दहला देने वाली खबर है, जहां बाल मुकुंद परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीली दवा पीकर जान देने की कोशिश की है। इस घटना में पति, पत्नी और एक मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी की हालत गंभीर होने के बावजूद उसे बचा लिया गया है। पुलिस को मौके से 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें वैभव रूंगटा नामक व्यक्ति पर पैसों की उगाही और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। नोट में कार और क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में लेकर दुरुपयोग करने का भी जिक्र है। मूल रूप से बिहार निवासी मृतक पिछले 2 वर्षों से सूरत में रहकर शेयर बाजार का काम कर रहे थे। वेसू पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित राजपूत जी। अमित जी, अभी इस वक्त आप सूरत के उस वेसू इलाके में स्थित है जहां पर यह घटना हुई है, वहां का क्या माहौल है?
प्रतिक्रिया फिलहाल पुलिस प्रशासन है, क्योंकि एक साथ में परिवार के 4 लोगों का आत्महत्या, ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है सूरत की। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जो एक घटना आई थी, पर वो गैस रिसाव की वजह से उनकी मौत हुई थी पूरे परिवार की। लेकिन यह जो घटना चुकी है, एक छोटी बच्ची है, तो अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और साथ ही साथ बात करें इस घटना को लेकर, जो पुलिस प्रशासन है उसकी जांच तेज हो गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। साथ ही बात की जाए एफएसएल की टीम भी आ गई यहाँ पर फॉरेंसिक जांच के लिए। तो इन सारी चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन है वो इस समय यहाँ पर जांच कर रही है। और परिवार को इसकी जानकारी मिलते ही बालमुकुंद खेतान जो मृतक है, उनकी बहन जो है वो पटना रहती थी, माँ की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उनकी बहन पहली फ्लाइट पकड़ के 5 बजे वाले बिहार से वो सीधे यहाँ पहुंची है। और साथ ही साथ अगर मृतक की जो पत्नी है उसकी बात की जाए तो उनके परिवार वाले भी यहाँ आए हैं, तो उनका निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि जो भी सुसाइड नोट में जिसका भी जिक्र है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी अमित जी, जिस व्यक्ति पर पैसों की उगाही का आरोप है उसको पुलिस ने क्या हिरासत में लिया या फिर तलाश जारी है, क्या जानकारी? फिलहाल तो पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में लिया है, जिसकी कर रही है कि किन चीजों का नाम है, क्या कुछ पैसे की लेन देन है या जो पैसे की उगाही है। अभी तक तो सुसाइड नोट मीडिया के सामने आया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से माहिती मिल रही है कि 103 पन्ने की सुसाइड नोट मिली हुई है, जिसमें जो रोंगटा है उसका नाम लिखा हुआ है, वैभव रोंगटा का। और इन सारी चीजों को लेकर जो पुलिस प्रशासन कोई बयान अभी पुलिस का आया नहीं है। जी, परिवार पर किस तरीके से आर्थिक दबाव बनाया जा रहा था, क्या जानकारी है? ना बालमुकुंद खेतान के परिवार को इस बारे में पता है कि वैभव रोंगटा किस तरह से दबाव बना रहा था, न ही बालमुकुंद की पत्नी के परिवार को पता है कि इस मामले को लेकर वैभव रोंगटा से क्या रंजक चल रही थी। क्योंकि परिवार से भी राष्ट्रीय समाचार ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वैभव रोंगटा से क्या लेन देन है उनका ये हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस और मीडिया के बताए अनुसार सुसाइड नोट में वैभव रोंगटा का नाम है। तो पुलिस अब इसके आगे की जांच कर रही है। फिलहाल इन दोनों परिवार के किसी भी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि वैभव रोंगटा से इनका क्या संबंध था, कितने पैसों की लेन देन थी, या जिस तरह से सुसाइड नोट में कार्ड में ले लिए थे, कार्ड भी जमा कर लिया था। तो इस सारी चीजों को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। इसके बाद जो भी मामला सामने आता है उस पर राष्ट्रीय समाचार नजर बनाए रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको इजाज़त जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बिल गेट्स फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि HPV वैक्सीन के नाम पर भारत में स्कूली बच्चियों पर ट्रायल किए गए हैं, जिनके प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे। संसद ने 30 अगस्त 2013 को राज्यसभा के संसदीय स्थायी समिति की 72वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों का उल्लेख है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित संस्था या सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। को जानने का हक है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, याद करिए यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है, वह स्कूलों में किया जा रहा है। हम गार्जियन के तौर पे अपनी बच्चियों को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन स्कूलों में हम भेजते हैं उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए लगातार सरकार परोपकार के नाम पर इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी टीका से सैकड़ों बच्चियों की मौत की खबरें आई, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच किया
और जांच में स्वतंत्र जांच की आदेश देने के बाद भी देश में बैठी हुई सरकार के लोगों ने जांच, स्वतंत्र जांच की जगह अपराधियों से ही जांच कराने का काम किया। अपराधी कौन थे? एम्स, डीसीएमआर और आईसीएमआर, डीसीजीआई, यह तीनों के संरक्षण में इस टीका को बाजार में प्रशिक्षण के लिए, उसको कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए उसको जारी किया गया था। तो जो लोग गुनाहगार थे वो जांच कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। समिति दोबारा बुलाती है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, लेकिन उनका सरकारों पे इतना बड़ा प्रभाव था कि वो आज तक उसमें जांच नहीं हुआ और लिपापोती करने का काम किया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने वीएसआर का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया है। यह कार्रवाई बारामती में 28 जनवरी 2026 को लियर जेट 45 विमान दुर्घटना के बाद की गई। ऑडिट में एयर वर्थनेस, एयर सेफ्टी और फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी स्वीकृत प्रक्रियाओं के कई उल्लंघन सामने आए हैं। रखरखाव प्रक्रियाओं में खामियां मिलने के बाद कंपनी के 4 लेयर जेट 40 और 45 विमान को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया गया है। डीजीसीए ने कंपनी को डिफिशियंसी रिपोर्ट जारी कर कमियों के मूल कारणों का विश्लेषण पेश करने के निर्देश दिए हैं और उड़ान योग्यता के मानक बहाल होने तक इन विमानों पर रोक जारी रहेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान कुल करीब 24 करोड़ 44 लाख रुपए का अवैध माल जब्त किया है। पहले मामले में बैंकॉक से आए यात्रियों की जांच के दौरान 3 अलग अलग मामलों में 23.593 किलो हाइड्रोपोनिक वीट बरामद की गई है और इस ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 23.593 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 3 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरे मामले में 3 अलग अलग केस में 591.9 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 85,35,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और इसके अलावा एक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक यात्री को बिना वैध लाइसेंस दवाएं एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। इस मामले में दवाई कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त कर ली गई है और कस्टम विभाग का कहना है कि अवैध सामान की तस्करी रोकने के लिए एयरपोर्ट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने के मुद्दे पर शेलार ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा और प्रार्थना करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों को असुविधा पहुंचाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट के कोई आदेश हैं तो सरकार उनका पालन करेगी। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर शेलार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो विपक्ष सहयोग के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश से अवैध रूप से आए लोग के खिलाफ कार्रवाई में हर भारतवासी का सहयोग जरूरी है। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हर किसी को अपने धर्म के आधार पर कानूनन तरीके से अपनी पूजा प्रार्थना करना है, उसका अधिकार है। हर उस व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो सार्वजनिक जगह पर लोगों को अनकन्वीनियंस करके भी नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर कोर्ट ने अगर आदेश दिए तो सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। हम तो हमारा काम करेंगे, लेकिन विपक्ष को कहना है आप बांग्लादेशियों को छुपाने का काम तो नहीं ना कर रहे। ये काम हर भारतवासी का है। केंद्र की सरकार सब एजेंसीज ये तो काम करेगी, लेकिन मन में डर है जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसखोर इनको निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, तब सहायता के लिए विपक्ष ने लोग क्यों नहीं आ रहे। ये दल जो हमारे को सवाल उठा रहे हैं वो बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए या उनके ऊपर कार्रवाई के समर्थन के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। तो सवाल उनके ऊपर है हमारा कि आप छुप क्यों रहे हो। महाराष्ट्र की 7 रिक्त राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। रोहित पवार ने एनसीपी पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से बड़ा बयान दिया है।
रोहित पवार ने कहा कि देश की राजनीति में सबसे अनुभवी नेता अगर कोई है तो वो शरद पवार हैं और उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने की इच्छा पार्टी के विधायकों और नेताओं में है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर अजित पवार के साथ चर्चा के दौरान भी यही राय सामने आई थी कि इतने अनुभवी नेता का संसद में होना जरूरी है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भी संजय राउत ने शरद पवार को राज्यसभा भेजने की इच्छा जताई है। हालांकि रोहित पवार के मुताबिक शरद पवार इस मुद्दे पर अभी सीधी बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ समय से खराब थी, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पार्टी नेतृत्व राज्यसभा को लेकर विस्तृत जानकारी देगा। हम साथ में लड़ते हुए आप सबको देखेंगे। दूसरी बात, इस देश में सबसे अनुभवी नेता अगर कौन रहेगा राजनीति में तो वो है पवार साहब। अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने वहां पे हैंडल की है। राज्यसभा की उनकी जो टर्म है अभी वो खत्म होने आ रही है। उन्होंने अभी तक इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन अजित दादा के साथ जब हम चर्चा कर रहे थे, अब अजित दादा की इच्छा थी कि साहब जैसा एक अनुभवी नेता वापस राज्यसभा में जाना चाहिए। हमारे एमएलए और हमारे नेता की भी वो इच्छा है। उसी के साथ जो उद्धव ठाकरे साहब का पक्ष है, उनके राउत साहब, संजय राउत जी ने भी वहां पे इच्छा व्यक्त की थी। अभी तक साहब के साथ बात नहीं हुआ, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन अभी वो इम्प्रूव हो गए। उनके साथ बात करने के बाद 2-3 दिन में साहब के राज्यसभा के बारे में और डिटेल में हमारे नेता आप सबको बात करेंगे। गोगुंडा गांव जो करीब 650 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसा है, वो लंबे समय से नक्सल गतिविधियों और प्रशासनिक दूरी के कारण पिछड़ा रहा। अब विकास की राह पर अग्रसर है। 4 दशकों तक न सड़क, न बिजली और न बुनियादी सुविधाएं होने के बावजूद गांव अंधेरे और असुरक्षा के बीच जी रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार गोगुंडा में बिजली पहुंची है, जिससे गांव के घरों में बल्ब जलाने के साथ ही उम्मीद, सुरक्षा और विकास की नई किरण जगी हुई है। यह बदलाव दर्शाता है कि दूर दराज के इलाके अभी भी मुख्यधारा से जुड़े हैं और विकास की रोशनी सबसे आखिरी घर तक पहुंच रही है। करीब 650 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बसा गोगुंडा गांव कभी प्रशासनिक पहुंच से कोसों दूर था। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित यह गांव 4 दशकों तक नक्सल गतिविधियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। विकास यहां मानो थम सा गया था। न सड़क, न बिजली और न ही बुनियादी सुविधाएं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आजादी के बाद पहली बार गोगुंडा में बिजली पहुंची है। जब गांव के घरों में बल्ब जले तो यह केवल रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। कलेक्टर अमित कुमार ने सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास की सराहना की और सामाजिक बदलाव की शुरुआत बताया। गोगुंडा में जब से एफओबी स्थापित किया गया है, उसके बाद से वहाँ पे रोड निर्माण करके जो गोगुंडा पहले पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ तक जो है पहुँच मार्ग जो है स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली लाइन का जो विस्तार होता है वो भी हो गया है। इसके साथ जो है वहाँ जो प्रमुख हमारा जो कंसेप्ट है कि हर जगह जो नियत के गांव है वहाँ पे हम सुशासन परिसर का निर्माण कर रहे हैं। सुशासन परिसर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि वहाँ के प्राथमिक शाला, वहाँ की आंगनबाड़ी, वहाँ के पीडीएस दुकान, वहाँ पे सामुदायिक भवन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पे उसका निर्माण चालू हो गया है एवं 2 माह के अंदर इसके निर्माण जो है पूर्ण भी कर लिए जाएंगे। गाँव वालों का मांग था, क्योंकि उनका हाट बाजार जो है गाँव में कोई भी नहीं लगता है, किसी बाजार के लिए उनको मुलेर या तो बड़े सेट्टी जाना पड़ता है, तो एक छोटे से हाट बाजार की मांग थी, वो भी कार्य जो है वहाँ पे प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे लगातार जो है वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए गए, जिसके साथ जो वहाँ पे हेल्थ की जो भी बुनियादी समस्याएं थी उसको भी सॉल्व किया गया है। एवं सेवा एक्सप्रेस के द्वारा वहाँ पे एसएचजीज का फॉर्मेशन जो है बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है, ताकि वहाँ की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा सके एवं उनको आरएफ और सीआईएफ का लाभ भी दिया जा सके। क्षेत्र में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की तैनाती के बाद हालात में निर्णायक बदलाव शुरू हुआ। सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने पहले विश्वास का माहौल तैयार किया और फिर विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और पहली बार गोगुंडा तक सड़क पहुंची। वहीं ईएसपी रोहित शाह ने भी इस पर बोलते हुए इसे सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक बताया। गोगुंडा जो कि एक प्लेट्यू है, पहाड़ी वाला रीजन है, और गोगुंडा पे 7 गांव बसे हुए हैं। वो काफ़ी लंबे समय तक नक्सलियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता था।
और वहाँ पे वो शेल्टर लेते थे। और जब भी तलहटी वाले क्षेत्रों में, जैसे मुलेर, पगिया, बड़े सट्टी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन लॉन्च होता था, तो वो ऊपर चले जाते थे। उनकी गांव में बहुत प्रेजेंस थी। तो जब वहाँ पे कैंप स्थापित किया गया, मुलेर कैंप को बेस बना के, वहाँ से रोड 750 मीटर हाइट पे है वो, तो 3-4 किलोमीटर की रोड जो बनाई गई उसमें, और जब जो उसकी रोड बनाई जा गई थी, तो उस दौरान 4 आईडी ब्लास्ट भी हुए थे। सुरक्षा बल के जवानों की फुट इंजरी हुई थी उसमें। तो बट अंततः रोड बनी, और रोड बनने के बाद, स्थायी बेस बनने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी भी ऊपर पहुंचाई गई। और जैसा कि प्रशासन की सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गांव में गए हैं, और वहाँ पे आंगनवाड़ी और पंचायत और स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब की भी समीक्षा ली गई है। तो अब गोगुंडा में प्रशासनिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस परमानेंटली स्टैब्लिश हो चुकी है। सीआरपीएफ का कैंप स्टैब्लिश किया गया है। सर, गोगुंडा इससे पहले कैसा था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएं सर, कि नक्सलियों का वहाँ कितना प्रकोप था? गोगुंडा एक्चुअली दगभा डिवीजन के केरलापाल एरिया कमेटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन रहता था, और वो एक्चुअली एक प्लेट्यू एरिया है। सभी दिशाओं से वो एक सीधी स्टीप चढ़ाई है। तो वहाँ पे जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाता था, तो जब तक फोर्सेस ऊपर पहुँचती थी, वो तलहटी वाले क्षेत्रों में उतर जाते थे। और जब तलहटी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन होता था, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऊपर चढ़ जाते थे। तो कभी भी पूरी तरह से उस एरिया में को डोमिनेट करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता था। वहाँ पे कैंप लगने के बाद से तलहटी के क्षेत्रों में भी कैंप, मुलेर, पडेसट्टी, पगिया, ये जो कैंप हैं, ये बेस में कैंप हैं। और अब गोगुंडा ऊपर लेने की वजह से उसको हम 360 डिग्री कम्प्लीटली सिक्योर कर पाए हैं। इसलिए गोगुंडा का कैंप लगने के बाद दगभा डिवीजन की एरिया कमेटीज, जो मलंगेर, केरलापाल, कांगेर वैली, ये सब हैं, इनसे कटे कल्याण, इनसे अधिकाधिक मात्रा में आर्म्ड सरेंडर्स भी हुए। आपने देखा होगा मलकांगरी में आर्म्ड सरेंडर हुए, सुकमा में भी बड़ी संख्या में आर्म्ड सरेंडर हुए। और पूरा का पूरा गोगुंडा गांव ही, पूरी उसके जन मिलिशिया और आरपीसी का 30 से अधिक नक्सलियों का कैंप लगने के बाद आत्मसमर्पण हुआ। तो काफ़ी सिक्योरिटी प्रेजेंस के मामले में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। अब तक ढिबरी और टॉर्च के सहारे जीवन बिताने वाले ग्रामीणों ने पहली बार अपने घरों में बिजली की रोशनी देखी। बच्चों के लिए पढ़ाई आसान होगी, महिलाओं को घरेलू कार्यों में सहूलियत मिलेगी और गांव के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन काल में गोगुंडा में बिजली पहुंचेगी। पहले कैंप आए थे, लाइट आए रहे। पहले तो मुन्ने से लाइट नहीं देना है। नहीं, यहाँ पहले लाइट था। कैंप आ गए ना, उतने बाद लाइट आ गए ना। इससे पहले लाइट यहाँ नहीं था? नहीं था। अच्छा, रोड भी नहीं था। कैंप आ गए ना, रोड भी सड़क अच्छा, ना। कैंप आने के बाद से ही रोड आया? कैंप आने के बाद रोड से ना। अच्छा, इतना दिन अंधेरे में रहते थे? अंधेरे में रहता सर। अच्छा, ठीक। कूद वो नाम क्या है आपका? पदामणवा सर। पहले कभी बिजली आया था? नहीं, इधर बिजली नहीं था। कभी नहीं था? कभी नहीं था। और कब आया बिजली यहाँ? और कब कैंप हुआ, हाँ, वही दिन तक बिजली आया, और पानी भी सुविधा हो गया, और रोड भी, सड़क बन गया। पहले इधर सड़क भी नहीं था? पहले इधर सड़क भी नहीं था। अच्छा। अब इतने सालों तक आप लोग अंधेरे में रहते थे? अंधेरे में रहते थे। अच्छा, यहाँ पहली बार आजादी के बाद एक पहली बार बिजली? हाँ, ठीक। गोगुंडा की यह कहानी दर्शाती है कि जब सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं, तो वर्षों का अंधकार भी समाप्त हो सकता है। पहाड़ी गांव गोगुंडा में जली यह रोशनी अब विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की सुबह बन चुकी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।